हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 4 अगस्त और आज भी हम लोग 10 क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। इस समय कॉमनवेल्थ गेम्स स्पेशल वीक चल रहा है, जो कि डेली आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ ही में हम लोग इसको रिवीजन भी करेंगे सारे फैक्ट को, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी यहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो वो बिल्कुल भी स्किप ना होने पाए, आप उसे फटाफट लगा लीजिए। तो इसलिए इसको हम लोग डेली डिस्कस करने वाले हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस आज के हैं जो कि सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो नोट डाउन करते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए चीज़ों को। बाकी रिविज़न तो हम लोग करते ही रहेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाइए फटाफट ज्वाइन करिए। और इसकी पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ में ही आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी, वो भी आप कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं, 2-3 चैनल्स हैं, तो सबकी लिंक जो है इस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जा करके वहाँ से उसको डायरेक्ट लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी जिससे हमारे इंस्टा से कनेक्ट होना, वो भी इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकता है, उसकी लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किताबें जीवन की यात्रा में बुजुर्गों की तरह होती हैं, जिनके अनुभव की उंगली थामे चलते हुए रास्ते सरल होने लगते हैं। किताबें ऐसी चीज़ हैं जो आपकी क्या, एक जैसे बुजुर्ग होते हैं, वो अपने अनुभव के हिसाब से बताते हैं कि ये करना गलत है, ये करना सही है, ऐसे करिए वैसे करिए, बताते हैं। तो बुक भी आपके लिए वैसे ही है। तो अगर आप बुक को अपना साथी मानते हैं, बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, सब धोखा दे देगा बट बुक धोखा नहीं देता है, तो हमेशा इसको साथ रखिए, इसी को अपना सब कुछ मानिए। अगर ये आपके साथ है, आप हमेशा इसको साथ रखते हैं, तो आपके लिए जो रास्ते होंगे वो सरल होने लगते हैं और सफलता का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। तो हमेशा किताबों के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं। हाल ही में गूगल भारत के 12 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि गूगल मैप्स ने 2 स्थानीय कंपनियों जेनेसिस इंटरनेशनल एंड टेक महिंद्रा के साथ मिलकर के इसे लॉन्च किया है। ओके, तो ये जो अब यहाँ पे हमें बताना है, क्या बताना है ये भी देख लेते हैं हम लोग, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये हम लोग देख लेते हैं। सही बताना है यहाँ पे कौन सा राइट है। तो यहाँ पे गूगल ने जो भारत के 12 शहरों में नहीं बल्कि 12 शहरों में नहीं बल्कि 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। गूगल ने भारत के कितने शहरों में? 10 शहरों में। अभी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो 10 शहर कौन कौन से हैं जहां पर इसने अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। गूगल मैप्स ने 2 स्थानीय कंपनी जो जेनेसिस है इंटरनेशनल एंड टेक महिंद्रा के साथ मिलकर किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वो चलते हैं, ये हम लोग अभी 10 शहरों पूरा देख लेते हैं। तो इस सेवा के लिए भारत के 10 शहरों में कितना 1,50,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी 1,50,000 से अधिक की दूरी तय करने वाले जो स्थानीय भागीदार हैं उनसे ये ताज़ा इमेजरी का लाइसेंस दिया गया है। क्लियर। और जिन 10 शहरों में यह सर्विस शुरू की गई है, 10 शहरों में वो कौन कौन से है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आपको याद रखना है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ोदरा, अमृतसर, अहमदनगर। चलिए फिर से मेरे साथ आप लोग इसको रिवीजन करिए। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ोदरा, अमृतसर, अहमदनगर। फिर से बता रही हूँ, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ोदरा, अमृतसर, अहमदनगर। तो ये आपको 10 शहर याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और
ये आपको पूरे ध्यान रखें। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया है? तो कहाँ पर ये मनाया गया आदिपुरम महोत्सव? तो ये मनाया गया केरल राज्य में, सॉरी तमिलनाडु राज्य में। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु राज्य में आदिपुरम महोत्सव ये मनाया गया है। तो इसमें हुआ क्या है? तो ये इस त्यौहार को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है अंडाल जयंती। इस त्यौहार को अंडाल जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आदिपुरम को अंडाल जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और यहाँ पर आदि, ये जो आदि है इसका मतलब क्या है? इस आदि का मतलब तमिल माह, तमिल माह, इस आदि का मतलब तमिल माह, और अंडाल जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और इसमें जो है, इसमें अंडाल अम्मल का जन्मदिन होता है। इसमें जिसकी पूजा होती है देवी अम्मल, देवी अम्मल। और ये देवी अम्मल जो है ये किसका प्रतीक है? देवी शक्ति का प्रतीक है, देवी शक्ति का ये प्रतीक है। इन्हीं की इसमें पूजा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को मिशन डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को मिशन डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपत्र लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? असम राज्य सरकार ने। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा। तो इन्होंने ये छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, किसको? छात्रों को, यहाँ लिखा भी हुआ है, छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक डिजिटल मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। डिजिटल मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया, यानी भूमिपुत्र पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा? डिजिटल जाति प्रमाण पत्र छात्र प्राप्त कर सकें इस पर, इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसमें क्लास 8th के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं? इस पर अप्लाई कर सकते हैं क्लास 8th के बाद। क्लियर? और ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और असम में एक क्या कहते हैं, अभी जो नवीनतम नेशनल पार्क है, नवीनतम नेशनल पार्क असम का नवीनतम नेशनल पार्क, वो क्या है? कई बार इसका रिवीजन करा चुके हैं, दिहिंग पटकई। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में, सेंट्रल विजिलेंस के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो सुरेश एन पटेल ने किया है। सुरेश एन पटेल ने। इनको शपथ कौन दिलाया है? शपथ दिलाया है राष्ट्रपति ने। और राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। 15वें नंबर की। क्लियर? तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको, सुरेश चंद्र पटेल को शपथ दिलाया गया है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रपति ने जो शपथ दिलाया है वो किसकी सलाह पर? तो एक समिति की सलाह पर, समिति के परामर्श पर। ये जो इन्होंने दिलाया है शपथ, तो ये एक समिति की सलाह पर दिलाया है। और इस समिति में कौन कौन लोग शामिल रहते हैं? तो वो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एंड विपक्ष का नेता, लोकसभा विपक्ष का नेता। इस समिति में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता इसमें शामिल होता है। तो सुरेश एन पटेल को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा अभी दिलाया गया। और ये CVC के के हेड के रूप में इन्होंने शपथ धारण किया है। क्लियर हो गया होगा। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो CVC है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। और ये 2003 अधिनियम के तहत
2003 अधिनियम के तहत क्या बनता है? एक वैधानिक निकाय बनाया जाता है। एक वैधानिक निकाय बनाया जाता है। 2003 अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय बनाया जाता है और जिसका उद्देश्य क्या है? सीवीसी का उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार रोकना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा सर्विस शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हर चीज़ में केरल आगे रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अगर नहीं भी पता हो तो लगभग आंसर केरल ही होता है। केरल हर चीज़ में बहुत ही आगे रहता है। ऑनलाइन सर्विस ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये कौन सा है? ये है केरला। कौन सा है? केरला। तो केरल में अभी ये स्टार्ट किया गया है और इसमें ये जो सर्विस ई टैक्सी सर्विस ऑनलाइन शुरू की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? केरल साबरी इसका नाम रखा गया है। उद्देश्य क्या रखा गया है? क्या है उद्देश्य इसको शुरू करने का? उद्देश्य है कि सुरक्षित, सस्ती और विवाद मुक्त सेवा प्रदान की जाए। सुरक्षित सेवा और विवाद मुक्त सेवा क्या की जाए? प्रदान की जाए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ ले क्वेश्चन कि स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है, तो वो भी क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। अगर ये पूछ ले सी एस स्पेस, ये क्या है? तो सी एस स्पेस जो है ये आपका फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म है। सी एस स्पेस क्या है? फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरला के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। केरला के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर? अगर ये पूछ ले क्वेश्चन कि फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, ये कौन सा है? कौन शुरू किया है? केरला के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। आपको दिखा दे रही हूँ, ये है मनीषा रोपेटा। तो ये जो मनीषा रोपेटा है, इनको रुपेटा भी कहते हैं, रुपेटा या रुपेटा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP हैं और पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को इन्होंने पास किया है। कौन से? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी परीक्षा को इन्होंने पास किया है और ये यहाँ की पहली हिंदू महिला DSP हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सावित्री जिंदल। कौन बनी है? सावित्री जिंदल। तो अभी ब्लूमबर्ग, ये रिपोर्ट किसने जारी किया? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी है, ब्लूमबर्ग के द्वारा। और क्या पूछा है? एशिया के सबसे अमीर महिला, तो कौन है? सावित्री जिंदल है। क्लियर हो गया होगा। अगर ये तो एशिया के सबसे अमीर महिला है, दुनिया में ये किस नंबर पर है? 164वें नंबर पर है। अगर वर्ल्ड की दृष्टि से पूछें, दुनिया में ये 164वें नंबर है, लेकिन एशिया में सबसे अमीर है यही है। क्लियर हो गया होगा। अब इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं हम लोग कि अभी ये जिंदल समूह के जो संस्थापक हैं उनका नाम है ओम प्रकाश जिंदल। जिंदल समूह के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी हैं ये सावित्री जिंदल, जिनके पास कितनी 11.3 अरब डॉलर्स की संपत्ति के साथ ये एशिया के सबसे अमीर महिला बन गई हैं। और सावित्री जिंदल जो हैं, सावित्री जिंदल ये वर्तमान में जिंदल ग्रुप की क्या है? चेयरपर्सन है। अगर दुनिया के और भी देख लिया जाए, 164वें नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर एशिया में फर्स्ट नंबर पर यही है। दूसरे नंबर पर कौन है?
फैन होंगवी होंगवी ये चीन की हैं, चीन के, तो ये होंगे। और यांग तो पूरा हमको नहीं, हमको अपने यहाँ का याद रखना है, बाकी बताना कोई फ़ायदा नहीं है इसके बारे में, तो इतना आपको ध्यान रखना है। सावित्री जिंदल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, आरबीआई के द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 तक कितना रहा है? वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 तक कितना रहा? अभी क्या हुआ, आरबीआई ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ जो वित्तीय वर्ष है उसी के लिए इसने समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है। और भारत का जो वित्तीय समावेशन सूचकांक का स्कोर है वो पिछले वर्ष 2021 में 9 बढ़ा है और कितना हो गया, 56.4 हो गया है। तो कितना बढ़ करके हो गया है, 56.4 हो गया है। ये वित्तीय समावेशन सूचकांक है क्या, तो इसमें ये जो क्या कहते हैं, इसे आरबीआई द्वारा 2021 में बिना किसी आधार वर्ष के विकसित किया गया था। और प्रत्येक वर्ष ये क्या है, जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है हर साल जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है कि देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक का निर्माण करना है। और यह सूचकांक सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता, उपयोग, सेवाओं की गुणवत्ता मापने में आसानी के लिए अनुक्रियाशील है, जिसमें सभी 97 संकेतक इसमें शामिल हैं। अब ये वित्तीय समावेशन जो है ये कम आय वाले लोग, समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि वित्तीय सेवाएं पहुंचने का प्रयास करता है। वित्तीय समावेशन क्या है, ये जो कम आय वाले लोग हैं, समाज के वंचित वर्ग हैं, उनको कम कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि सेवाएं ये पहुंचाता है। इसे समावेशी वित्त पोषण भी कहा जाता है। अब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। तो वो जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, डिजिटल पहचान हो गया, वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र हो गया, वित्तीय साक्षरता केंद्र हो गया, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो ये क्या हुआ है, अभी ये भले ये ना पूछे लेकिन ये जरूर पूछ सकता है, वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी एक और मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि डिजिटल भुगतान सूचकांक कौन जारी करता है? डिजिटल भुगतान सूचकांक इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये भी आरबीआई जारी करता है। तो दोनों जगह लिखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिजिटल भुगतान पूछ लें या वित्तीय समावेशन सूचकांक पूछ लें, दोनों आरबीआई जारी करता है। अगर ये पूछ लें आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रेजेंट टाइम इसके जो गवर्नर हैं, प्रेजेंट टाइम जो इसके हेड हैं आरबीआई के, वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर पार्ट से मैंने लिया है और सोचा एक क्वेश्चन ले लूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कोई ना कोई आता है, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे मैं डेली ऐसे क्वेश्चंस ले लिया करूँगी। जैसे क्या कह रहा है, भारत में तंबाकू की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। और इसमें पूछा क्या है, क्या बताना है हमें, कौन से सही हैं। चलिए विचार करके बताना है कौन से सही हैं। तंबाकू एक सूखा सहने योग्य, कठोर और कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है। भारत विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उपयोजना, जिसका उद्देश्य किसानों को तंबाकू की खेती से दूर करना है, को सभी भारतीय राज्यों में लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पे दे दिया सभी भारतीय राज्यों में लागू किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी में किया जा रहा है, तो पहले हमें देखना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये इसमें से पहला सही है। और भारत विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है, ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी बी सी आपका रॉन्ग है कि तंबाकू एक सूखा सहने योग्य, कठोर और कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है। अब चलिए तंबाकू के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तंबाकू को कहते हैं निकोटियाना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ निकोटियाना टेबेकम,
टेबे कम। क्लियर। और तंबाकू जो है इसकी उत्पत्ति, तंबाकू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका, इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से हुई थी और यह एक अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल है। ये कैसी फसल है? अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल है, अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल है। क्लियर। लेकिन इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। इसकी फसल की वृद्धि के लिए देखें, अगर इसकी फसल की वृद्धि करनी है तो 100 से 120 दिन, 100 से 120 दिनों तक पाला रहित कैसा होना चाहिए? क्लाइमेट पाला रहित होना चाहिए। पाला रहित जलवायु और औसत दैनिक तापमान जो होना चाहिए वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होनी चाहिए। और अच्छी तरह से जो वितरित 88 से 125 मिलीमीटर प्रति माह वर्षा की जरूरत है। बारिश जो है वो कितना? 85 से 125 मिलीमीटर, 125 मिलीमीटर प्रति माह वर्षा की जरूरत है। और पत्तियों के पकने और कटाई के लिए शुष्क अवधि की जरूरत है। तो ये आपका सही है। बाकी आंध्र प्रदेश और जो राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन गलत है, अब सॉरी ए ऑप्शन सही है, बाकी बी एंड सी आपके रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2022 को भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? ये सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो इसको चलिए हम लोग फिर से इसको रिवीजन करते हैं अच्छे से, और पूरा पॉइंट जितना भी है हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर से। अभी कल मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये अभी 1 वीक तक तो पूरा चलेगा, 8 अगस्त तक जब तक ये चलेगा, तो इसको हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी पहले इसको देख लेते हैं कौन सा मेडल जीता। तो अभी जो ये हुआ, भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में, तो भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन में मलेशिया ने इसको भारत को हरा दिया। तो मलेशिया ने गोल्ड मेडल जीता और भारत को सिल्वर से काम चलाना पड़ा। तो भारत ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो कल अभी क्या है, 3 पदक फिर से भारत की उसमें आए हैं हिस्से में। एक लवप्रीत सिंह है, वेट लिफ्टिंग से हैं, ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। और तेजस्विनी शंकर जो हैं, ये हाई जंप में कांस्य पदक जीती हैं। तो अभी क्या करना है, हमें सारा रिवीजन कर लेना है फटाफट। तो फटाफट मैं आपको बता रही हूँ कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम जो है ये पहली बार आयोजन हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। 4 साल पे आयोजित होता है। इस बार 22वां संस्करण है। कैसे याद रखेंगे? 22वां संस्करण है, 2022 में हो रहा है, तो इसका कौन सा है ये याद रख लीजिए, 22वां संस्करण है। और कहाँ हो रहा है? बर्मिंघम में हो रहा है, जो कहाँ है? इंग्लैंड। क्लियर। ध्वजवाहक कौन है? मनप्रीत सिंह, हॉकी कैप्टन हैं वो हैं मेल में, और फीमेल में पीवी सिंधु हैं, बैडमिंटन प्लेयर ये हैं। इसका शुभंकर क्या रखा गया? पेरी द बुल। आदर्श वाक्य इसका क्या है? गेम्स फॉर ऑल। अगर देखा जाए पहला स्वर्ण किसने जीता है? मीराबाई चानू। किसमें? वेट लिफ्टिंग में जीती हैं। 49 किलोग्राम वर्ग में 201 किलोग्राम का वजन उठाया है इन्होंने। सेकेंड कौन गोल्ड मेडल जीता है? जेरेमी लाल रिनुंगा जीते हैं, वेट लिफ्टिंग स्वर्ण पदक जीते हैं और ये 67 किलोग्राम कैटेगरी में जीते हैं। तीसरा है अंचिता शेवली, ये गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता, 73 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है। और बात करें कि चौथा गोल्ड मेडल कौन लाया है, तो चौथा जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है चौथा, तो वो भी हम बता दे रहे हैं आपको कि अंचिता शेवलू हो गया। और ये क्या नाम था इनका कि भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, 4 महिलाओं के उसने। और भारत की पुरुष टेबल टेनिस टीम स्वर्ण पदक, ये 5 जो गोल्ड मेडल हैं ये भारत के हिस्से में आए हैं। और देख लेते हैं हम लोग कि जो संकेत महादेव थे, ये वेट लिफ्टिंग में रजत पदक यानी सिल्वर, विद्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर, गुरुराज पुजारी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल और विजय कुमार यादव जूडा कांस्य पदक, सुशीला देवी जूडो रजत पदक, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग में रजत पदक। भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम जो कि अभी डिस्कस किया सिल्वर मेडल, लवप्रीत सिंह, इसको ये दोनों में लिख दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने लिखा नहीं था, ये कल ये लवप्रीत सिंह
लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में ये हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। और एक है तेजस्विनी शंकर, इन्होंने हाई जंप में, हाई जंप में क्या जीता है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना, मैंने फटाफट इसका भी रिवीजन करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश भर में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो किसकी निगरानी में? डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में ये मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी करने के लिए इसका गठन किया गया है। और ये क्या है, वी.के. पॉल जो है ये नीति आयोग के सदस्य हैं, नीति आयोग के क्या हैं, मेंबर हैं। क्लियर। और ये जो मंकी पॉक्स है इसके बारे में देख लेते हैं। ये नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है, नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है। और मंकी पॉक्स जो है ये चेचक प्रकार की बीमारी है, चेचक प्रकार की। इसमें क्या होते हैं, पूरे बॉडी में चेचक की तरह दाने निकल जाते हैं। और ये कैसा है, मंकी पॉक्स जूनोटिक रोग है। कैसा है, जूनोटिक रोग है। क्लियर। WHO के द्वारा इसको स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। क्लियर, ये भी आपको। और ये इसका पहला मामला केरल में आया था। केरल में पहली मौत मंकी पॉक्स की पूछा जाए, मंकी पॉक्स के कारण पहली मौत किस राज्य में हुई? तो केरला में हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का नाम है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछ ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। के वेणुगोपाल कौन है? अटॉर्नी जनरल। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? CAG हैं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हेड हैं। और नंद किशोर सिंह पूछ ले तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चलिए कल का फटाफट रिवीजन करते हैं। लंपी त्वचा रोग के संबंध में बताना है कौन सा सही है। लंपी त्वचा रोग एक वायरल रोग है जो मवेशियों को प्रभावित करता है। वर्तमान में इस बीमारी से बचाव हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। इस बीमारी से संक्रमित पशुओं में मृत्यु दर 90% से अधिक है। ये भी गलत है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है 7, पहले 23 थे, तो अब टोटल हो गए हैं 23 हो गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश का भी आपको याद रखना है कि इसने भी 13 पहले बनाए थे, 13 बाद में, टोटल यहाँ पे 26 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट है अरुणोदय योजना का संबंध किससे संबंधित? असम से संबंधित है। संस्कृत मंत्रालय ने किसकी जयंती पर, कौन से नंबर की? 146वें नंबर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? पिंगली वेंकैया। पिच ब्लैक अभ्यास के संबंध में बताना। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित 1 वर्षीय बहुपक्षीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1 वर्षीय नहीं, ये द्विवार्षिक है। और भारत शुरू से इस अभ्यास में भागीदार रहा है, ये भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना यानी PIB के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो सत्येंद्र प्रकाश। ICAR के नए महानिदेशक कौन बने? हिमांशु पाठक। किसने अटलांटिक महासागर में भारत फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है? INS तरकश ने लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। भारतीय महिला लॉन बॉल्स अभी जस्ट इसको रिवीजन करा है, तो किसको हरा करके ये गोल्ड मेडल जीता है? तो साउथ अफ्रीका। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।